आपने कभी ध्यान दिया है कि कई बार ऐसा होता है कि कम नींद लेने के बाद भी हम पूरे दिन बिल्कुल फ्रेश और एनर्जेटिक महसूस करते हैं, जबकि कभी कभी 8 घंटे की पूरी नींद लेने के बाद भी शरीर भारी लगता है, दिमाग सुस्त हो जाता है और हम चिड़चिड़े महसूस करने लगते हैं। असल में कई वैज्ञानिक प्रयोगों में यह बात सामने आई है कि हमारी परफॉर्मेंस पर सिर्फ इस बात का असर नहीं पड़ता कि हमने कितनी देर सोया, बल्कि इससे भी ज्यादा फर्क इस बात से पड़ता है कि हम अपनी नींद के बारे में क्या सोचते हैं और उसके बारे में हमारा विश्वास क्या है। अगर हमें यह महसूस हो कि हमने अच्छी और गहरी नींद ली है, तो हमारा दिमाग ज्यादा प्रभावी ढंग से काम करने लगता है। लेकिन अगर हमें लगे कि हमारी नींद खराब रही, तो हमारी एकाग्रता कम हो सकती है, मानसिक ऊर्जा घट सकती है और हमारी सोचने समझने की क्षमता भी कमजोर पड़ सकती है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका सुनो बुक समरी में। आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद दिलचस्प और सोच बदल देने वाली किताब के बारे में, जिसका नाम है द एक्सपेक्टेशन इफेक्ट और इसे लिखा है डेविड रबसन ने। डेविड रबसन एक अवार्ड विनिंग साइंस राइटर हैं, जिन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है और बीबीसी तथा न्यू साइंटिस्ट जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है। यह किताब किसी जादू, अंधविश्वास या रहस्यमयी शक्तियों की कहानी नहीं है, बल्कि ठोस वैज्ञानिक शोध, प्रयोगों और वास्तविक अध्ययनों पर आधारित है। इस किताब का मुख्य विचार बहुत गहरा लेकिन समझने में बेहद रोचक है। इसमें बताया गया है कि हमारा दिमाग एक तरह की प्रेडिक्शन मशीन की तरह काम करता है। यानी हमारा दिमाग पहले से अनुमान लगाता है कि आगे क्या होने वाला है और फिर उसी अनुमान के आधार पर हमारे शरीर और अनुभवों को प्रभावित करता है। हमारे विश्वास सिर्फ हमारे मन में आने वाले साधारण विचार नहीं होते, वे हमारे शरीर के कई अहम पहलुओं को प्रभावित कर सकते हैं, जैसे हमारे हार्मोन, हमारी ऊर्जा का स्तर, दर्द का अनुभव और यहाँ तक कि हमारा इम्यून सिस्टम भी। एक प्रयोग में वैज्ञानिकों ने कुछ लोगों को 2 बार बिल्कुल एक जैसा मिल्क शेक दिया। उस मिल्क शेक की सामग्री, स्वाद और कैलोरी पूरी तरह समान थी। फर्क सिर्फ इतना था कि दोनों बार मिल्क शेक के लेबल अलग अलग थे। एक बोतल पर लिखा था हाई कैलोरी, जबकि दूसरी पर लिखा था हेल्दी और लो कैलोरी। जब लोगों ने वह मिल्क शेक पिया जिस पर हाई कैलोरी लिखा था, तो उनके शरीर में भूख से जुड़ा हार्मोन तेजी से कम हो गया। इसका मतलब था कि शरीर को ऐसा लगा कि उसे पर्याप्त ऊर्जा मिल चुकी है और अब भूख कम हो गई है, जबकि असलियत यह थी कि दोनों बार उन्होंने वही एक जैसा मिल्क शेक पिया था। यह अंतर सिर्फ लेबल की वजह से आया, यानी उनके विश्वास ने उनके शरीर की असली बायोलॉजिकल प्रतिक्रिया को बदल दिया। यही पैटर्न हमें दवाओं के मामले में भी देखने को मिलता है। कई बार जब मरीजों को पहले ही बता दिया जाता है कि किसी दवा के कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं, तो वे वही लक्षण महसूस करने लगते हैं, भले ही उन्होंने असली दवा ली ही न हो। इस घटना को वैज्ञानिक नोसिबो इफेक्ट कहते हैं। इसके ठीक विपरीत एक और प्रभाव होता है जिसे प्लेसबो इफेक्ट कहा जाता है। इसमें जब किसी व्यक्ति को विश्वास हो जाता है कि उसे जो इलाज मिल रहा है वह असरदार है, तो सिर्फ उसी विश्वास के कारण उसके शरीर में सुधार होने लगता है, चाहे असल में वह दवा सिर्फ एक साधारण चीनी की गोली ही क्यों न हो। डेविड रबसन बताते हैं कि यह प्रभाव सिर्फ बीमारी या इलाज तक सीमित नहीं है। यह हमारी फिजिकल कैपेसिटी, हमारी मानसिक ऊर्जा, हमारे फोकस और यहाँ तक कि हम अपनी उम्र को कैसे अनुभव करते हैं, इन सब पर भी असर डाल सकता है। इसलिए असली सवाल यह नहीं है कि हमारी क्षमता कितनी है। असली सवाल यह है कि हम अपनी क्षमता के बारे में क्या मानते हैं और अपने बारे में क्या विश्वास रखते हैं। यही वह बिंदु है जहां से इस किताब की असली गहराई शुरू होती है। जब डेविड रबसन हमारे दिमाग को प्रेडिक्शन मशीन कहते हैं, तो उनका मतलब किसी रहस्यमय या जादुई शक्ति से नहीं होता। आधुनिक विज्ञान यह बताती है कि हमारा दिमाग हर पल यह अनुमान लगाने में लगा रहता है कि आगे क्या होने वाला है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम जो देखते हैं, सुनते हैं या महसूस करते हैं, वह हमेशा बाहरी दुनिया की बिल्कुल सटीक तस्वीर नहीं होता। हमारा दिमाग पहले अपने पुराने अनुभवों, यादों और विश्वासों के आधार पर यह तय करता है कि हमें क्या देखना चाहिए या क्या महसूस होना चाहिए, और फिर वह उसी नजरिए से आने वाली जानकारी को समझने लगता है। इसे एक आसान उदाहरण से समझिए।
मान लीजिए कि रात के समय आप किसी अंधेरे कमरे में जाते हैं और कमरे के कोने में आपको कोई आकृति दिखाई देती है। अब अगर आपके मन में पहले से डर बैठा हुआ है, शायद आपने अभी कोई डरावनी फिल्म देखी हो या किसी से कोई डरावनी कहानी सुनी हो, तो आपका दिमाग तुरंत उस आकृति को किसी खतरे के रूप में समझ सकता है। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि वहां कोई खड़ा है और अचानक आपकी धड़कन तेज हो सकती है। लेकिन अगर आप शांत मन से उसी कमरे में जाते हैं और आपको पहले से पता है कि वहां बस कुछ पुराना सामान रखा हुआ है, तो वही आकृति आपको एक कुर्सी या मेज जैसी साधारण चीज लगेगी और आप बिना घबराए आराम से आगे बढ़ जाएंगे। अब गौर करने वाली बात यह है कि दोनों स्थितियों में कमरे के कोने में रखी वस्तु बिल्कुल वही थी। बाहरी दृश्य में कोई बदलाव नहीं हुआ था, लेकिन अनुभव पूरी तरह अलग था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दिमाग ने पहले अपना अनुमान बनाया और फिर उसी अनुमान के आधार पर उस दृश्य को समझा। वैज्ञानिक इस प्रक्रिया को टॉप डाउन प्रोसेसिंग कहते हैं। इसमें हमारे पुराने विश्वास, अनुभव और उम्मीदें हमारी इंद्रियों से मिलने वाली जानकारी को प्रभावित करते हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि हम दुनिया को हमेशा वैसी नहीं देखते जैसी वह वास्तव में है। हम उसे अपने विश्वासों और धारणाओं के चश्मे से देखते हैं। यही कारण है कि एक ही परिस्थिति में दो अलग अलग लोग बिल्कुल अलग अनुभव कर सकते हैं। किसी एक व्यक्ति के लिए वही स्थिति डरावनी हो सकती है, जबकि दूसरे व्यक्ति के लिए वह पूरी तरह सामान्य लग सकती है। अब यह मत सोचिए कि यह सब सिर्फ दिमाग का भ्रम है या केवल सोच तक सीमित है। असल में यह सिद्धांत हमारे शरीर की असली जैविक प्रक्रियाओं को भी गहराई से प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको कोई काम करना है और आप पहले से मान लेते हैं कि यह काम बहुत कठिन और थकाने वाला होगा, तो आपका दिमाग पहले ही शरीर को थकान के लिए तैयार करने लगता है। परिणाम यह होता है कि आप उस काम को करते हुए जल्दी थक जाते हैं, भले ही वह काम वास्तव में इतना मुश्किल न हो। लेकिन अगर आपको पूरा विश्वास हो कि आप इस चुनौती के लिए तैयार हैं और आप इसे सफलतापूर्वक कर सकते हैं, तो वही काम आपको कम थकाने वाला लगेगा। आप उसे ज्यादा देर तक कर पाएंगे और आपका प्रदर्शन भी बेहतर होगा। एक बहुत ही दिलचस्प प्रयोग में शोधकर्ताओं ने कुछ लोगों को झूठा फीडबैक दिया। उन्हें बताया गया कि उनकी आंखों की रोशनी में सुधार हो गया है, जबकि असल में उनकी आंखों में कोई बदलाव नहीं हुआ था और न ही उन्हें कोई इलाज दिया गया था। लेकिन जब बाद में उनकी आंखों की जांच की गई, तो पाया गया कि उनका प्रदर्शन सच में बेहतर हो गया था। वे पहले की तुलना में ज्यादा साफ पढ़ पा रहे थे और चीजों को बेहतर देख पा रहे थे। यह सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उन्हें यह विश्वास दिलाया गया था कि उनकी नजर सुधर गई है। यह इस बात का मजबूत प्रमाण है कि हमारे विश्वास केवल हमारी भावनाओं को नहीं बदलते, बल्कि हमारे शरीर के वास्तविक प्रदर्शन को भी प्रभावित कर सकते हैं। इसी तरह का प्रभाव शिक्षा के क्षेत्र में भी देखने को मिलता है। एक प्रसिद्ध अध्ययन में कुछ शिक्षकों को यह बताया गया कि उनकी कक्षा के कुछ छात्र असाधारण रूप से प्रतिभाशाली हैं और आने वाले समय में वे बहुत तेजी से प्रगति करेंगे। असल में वे बच्चे सामान्य थे और उन्हें बस बेतरतीब तरीके से चुना गया था। लेकिन समय के साथ यह देखा गया कि उन्हीं बच्चों का प्रदर्शन सच में बेहतर होता गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि शिक्षकों ने उन बच्चों पर अधिक ध्यान दिया, उन्हें ज्यादा प्रोत्साहित किया और उनसे बड़ी उम्मीदें रखीं। इस प्रभाव को पिग्मेलियन इफेक्ट कहा जाता है। यह बताता है कि जब किसी व्यक्ति से ऊंची उम्मीदें रखी जाती हैं, तो उसका व्यवहार बदलने लगता है, उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और अंततः उसके परिणाम भी बेहतर होने लगते हैं। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। यह प्रेडिक्शन मशीन हमेशा अच्छे परिणाम ही नहीं लाती। कई बार यही उम्मीदें और विश्वास हमारे लिए रुकावट भी बन सकते हैं। अगर हम लगातार यह मानते रहें कि हम किसी काम में कमजोर हैं, कि हम सफल नहीं हो सकते या कि हमारे लिए बदलाव संभव नहीं है, तो हमारा दिमाग उसी विश्वास के आधार पर हमारी क्षमताओं को सीमित करना शुरू कर देता है। यही कारण है कि हमारी उम्मीदें हमारी ताकत भी बन सकती हैं और हमारी सबसे बड़ी बाधा भी। अगर हमारे मन में नकारात्मक विश्वास गहराई से बैठ जाएं, तो वे भी उतनी ही ताकत के साथ खुद को सच साबित कर सकते हैं। जरा सोचिए, अगर कोई व्यक्ति बार
बार यह मानता रहे कि वह लोगों के सामने बोल ही नहीं सकता, तो जब भी वह मंच पर जाएगा उसका दिमाग पहले से ही असफलता की तैयारी कर चुका होगा। परिणाम यह होता है कि उसके शरीर में तनाव से जुड़े हार्मोन बढ़ने लगते हैं, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, हाथ कांपने लगते हैं और आवाज भी लड़खड़ाने लगती है। जब यह सब होता है तो वह व्यक्ति तुरंत इसे अपनी कमजोरी का प्रमाण मान लेता है। उसे लगता है कि सच में उसमें लोगों के सामने बोलने की क्षमता नहीं है, जबकि असलियत यह होती है कि यह सब उसके अपने विश्वास का नतीजा था। इस तरह हमारा दिमाग एक तरह का चक्र बना लेता है। सबसे पहले एक विश्वास पैदा होता है जो हमारे अनुभव को आकार देता है, फिर वही अनुभव उस विश्वास को और ज्यादा मजबूत कर देता है। धीरे धीरे यह पैटर्न इतना गहरा हो जाता है कि उसे तोड़ना बेहद मुश्किल लगने लगता है। यही कारण है कि एक्सपेक्टेशन इफेक्ट केवल एक साधारण मनोवैज्ञानिक विचार नहीं है, यह एक जैविक और व्यावहारिक प्रक्रिया भी है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को गहराई से प्रभावित करती है। इसलिए जब हमें यह समझ में आने लगता है कि हमारा दिमाग किस तरह अनुमान लगाता है और उन्हीं अनुमानों के आधार पर हमारी वास्तविकता को आकार देता है, तो एक नया सवाल सामने आता है। यह प्रक्रिया बीमारी और इलाज के मामले में कैसे काम करती है? यहीं से शुरू होती है प्लेसबो और नोसेबो की बेहद दिलचस्प दुनिया, जहां विज्ञान और भी ज्यादा चौंकाने वाली बातें सामने लाता है। जब भी प्लेसबो इफेक्ट की चर्चा होती है तो ज्यादातर लोग इसे सिर्फ दिमाग का भ्रम मान लेते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि मरीज को बस ऐसा महसूस होता है कि उसे आराम मिल गया है, जबकि असल में उसके शरीर में कोई बदलाव नहीं होता। उन्हें लगता है कि यह सिर्फ मन का धोखा है, लेकिन अगर हम वैज्ञानिक शोधों को देखें तो सच्चाई बिल्कुल अलग नजर आती है। विज्ञान बताता है कि प्लेसबो इफेक्ट कोई भ्रम या धोखा नहीं है, बल्कि यह शरीर के भीतर होने वाली एक वास्तविक जैविक प्रक्रिया है। जब किसी मरीज को पूरा विश्वास हो जाता है कि उसे सही इलाज मिल रहा है, तो उसका दिमाग सचमुच ऐसे रसायन छोड़ने लगता है जो दर्द को कम करते हैं, मन को शांत करते हैं और शरीर की प्राकृतिक उपचार क्षमता को सक्रिय कर देते हैं। इस प्रभाव पर सबसे पहले गंभीरता से ध्यान 1950 के दशक में गया। उस समय हेनरी बीचर नाम के एक डॉक्टर ने एक बहुत ही अजीब लेकिन महत्वपूर्ण बात नोटिस की। यह घटना दूसरे विश्व युद्ध के दौरान की है। युद्ध के मैदान में घायल सैनिकों के इलाज के लिए असली दर्द निवारक दवाइयां खत्म हो गई थीं। उस कठिन परिस्थिति में बीचर के पास कोई विकल्प नहीं बचा था। मजबूरी में उन्होंने कई सैनिकों को सिर्फ साधारण सलाइन का इंजेक्शन दे दिया, जिसमें कोई दवा नहीं थी। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि कई सैनिकों को उससे भी राहत मिलने लगी। उनका दर्द कम महसूस होने लगा और वे पहले से बेहतर महसूस करने लगे। ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास था कि उन्हें दर्द कम करने वाली असली दवा दी गई है। बाद में जब इस घटना पर और गहराई से शोध किया गया, तो वैज्ञानिकों ने पाया कि जो लोग प्लेसबो लेते हैं उनके दिमाग में ओपियोड और डोपामाइन जैसे रसायन सक्रिय हो जाते हैं। ये वही रसायन हैं जो तब निकलते हैं जब कोई व्यक्ति असली दर्द निवारक दवाइयां लेता है। इसका मतलब यह था कि विश्वास केवल मन को शांत नहीं कर रहा था, बल्कि वह शरीर के दर्द को कम करने वाले पूरे जैविक तंत्र को सच में सक्रिय कर रहा था। अब इससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक बात यह है कि प्लेसबो को प्रभावी होने के लिए हमेशा धोखे की जरूरत नहीं होती। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि प्लेसबो तभी काम करता है जब मरीज को यह पता न हो कि उसे नकली दवा दी जा रही है। लेकिन हाल के वर्षों में ओपन लेबल प्लेसबो पर हुए शोध ने इस धारणा को पूरी तरह बदल दिया है। इन प्रयोगों में मरीजों को साफ साफ बता दिया गया कि जो गोली उन्हें दी जा रही है उसमें कोई सक्रिय दवा नहीं है, यह बस एक खाली गोली है। यानी मरीज पूरी तरह जानता था कि यह असली दवा नहीं है। फिर भी हैरानी की बात यह रही कि कई मामलों में उनके लक्षणों में लगभग 30% तक सुधार देखा गया। एक अध्ययन में तो यह भी पाया गया कि गंभीर चोट से उबर रहे मरीजों ने इसी तरीके से अपनी ओपियोड दवाइयों की खपत में लगभग 66% तक कमी कर दी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उनके दर्द में कोई बढ़ोतरी भी नहीं हुई। यह परिणाम यह दिखाते हैं कि अगर हमारे दिमाग को बस यह समझा दिया जाए कि प्लेसबो भी असरदार हो सकता है,
तो दिमाग अपने आप शरीर में ठीक होने की प्रक्रिया को सक्रिय करना शुरू कर देता है। लेकिन जहां प्लेसबो इफेक्ट इलाज में मदद कर सकता है, वहीं इसका एक दूसरा पहलू भी है जो बिल्कुल उल्टा असर डालता है। इसे नोसेबो इफेक्ट कहा जाता है। यह तब होता है जब किसी व्यक्ति को किसी दवाई या इलाज के संभावित साइड इफेक्ट्स के बारे में पहले से ही बहुत विस्तार से बता दिया जाता है। ऐसी स्थिति में कई बार वे साइड इफेक्ट्स वास्तव में महसूस होने लगते हैं, भले ही उस व्यक्ति को असली दवा दी ही न गई हो। यानी सिर्फ डर, चेतावनी या नकारात्मक उम्मीद ही शरीर में असली परेशानी पैदा करने के लिए पर्याप्त हो सकती है। इसे समझने के लिए एक दिलचस्प उदाहरण देखिए। फिनेस्टराइड नाम की एक दवा है जो बालों के झड़ने के इलाज में इस्तेमाल की जाती है। इस दवा पर एक अध्ययन किया गया जिसमें पुरुषों के 2 अलग अलग समूह बनाए गए। दोनों समूहों को बिल्कुल एक जैसी दवा दी गई और दोनों को एक ही मात्रा में दवा दी गई थी। लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि पहले समूह के पुरुषों को पहले से ही खुलकर बता दिया गया कि इस दवा से कुछ यौन समस्याएं हो सकती हैं, जैसे शारीरिक कमजोरी या एरेक्टाइल डिसफंक्शन, जबकि दूसरे समूह के पुरुषों को इन संभावित साइड इफेक्ट्स के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। जब इस अध्ययन के नतीजों को देखा गया तो एक बेहद दिलचस्प बात सामने आई। जिन पुरुषों को पहले से ही संभावित साइड इफेक्ट्स की चेतावनी दी गई थी, उनमें यौन समस्याओं की शिकायत लगभग 3 गुना ज्यादा पाई गई, जबकि सच्चाई यह थी कि दोनों समूहों को बिल्कुल एक जैसी दवा दी गई थी। इसका सीधा मतलब यह था कि समस्या दवा से नहीं, बल्कि उस डर से पैदा हुई थी जो चेतावनी सुनने के बाद उनके मन में बैठ गया था। उनके दिमाग ने पहले ही मान लिया था कि ऐसा होने वाला है और शरीर ने उसी उम्मीद के अनुसार प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया। इसी तरह जब बड़े पैमाने पर किए गए प्लेसबो कंट्रोल ट्रायल्स का विश्लेषण किया गया, तो वैज्ञानिकों ने एक और चौंकाने वाली बात देखी। जिन लोगों को सिर्फ प्लेसबो यानी बिल्कुल खाली गोली दी गई थी, उनमें से भी लगभग आधे लोगों ने कम से कम एक साइड इफेक्ट की शिकायत की। अब वह गोली तो पूरी तरह खाली थी, उसमें कोई सक्रिय दवा थी ही नहीं। फिर भी लोगों ने सिरदर्द, थकान या अन्य परेशानियां महसूस किन। यही है नोसेबो इफेक्ट की असली ताकत। यह दिखाता है कि सिर्फ नकारात्मक उम्मीद भी शरीर में वास्तविक असुविधा या परेशानी पैदा कर सकती है। इससे एक और बेहद महत्वपूर्ण बात सामने आती है, और वह है डॉक्टर के शब्दों की ताकत। एक अध्ययन में यह पाया गया कि जिन मरीजों से उनके डॉक्टर ने आत्मविश्वास और भरोसे के साथ कहा कि आपकी स्थिति जल्द ही बेहतर होगी, वे मरीज सच में तेजी से ठीक होने लगे। इसके विपरीत जिन मरीजों से डॉक्टर ने सामान्य या अनिश्चित अंदाज में बात की, उनकी रिकवरी अपेक्षाकृत धीमी रही। इसका मतलब यह है कि डॉक्टर के शब्द केवल भावनात्मक सहारा देने के लिए नहीं होते, वे जैविक रूप से भी सक्रिय हो सकते हैं। वे शरीर की प्रतिक्रिया को एक दिशा दे सकते हैं, या तो ठीक होने की ओर या फिर स्थिति को और बिगाड़ने की ओर। लेकिन यहां एक बात स्पष्ट कर देना बहुत जरूरी है। एक्सपेक्टेशन इफेक्ट का यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि हमें झूठी उम्मीदें पैदा करनी चाहिए, सच्चाई से मुंह मोड़ लेना चाहिए या तथ्यों को छुपाना चाहिए। बिल्कुल नहीं। इसका असली मतलब यह है कि जो भी तथ्य हों, उन्हें इस तरह प्रस्तुत किया जाए कि वे संतुलित हों और सकारात्मक ढंग से समझाए जाएं, ताकि मरीज का दिमाग इलाज की प्रक्रिया में सहयोग दे, उसे मजबूत बनाए, न कि उसमें बाधा डाले। ये एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण अंतर है। डॉक्टर को सच्चाई जरूर बतानी चाहिए, लेकिन मरीज को अनावश्यक डराने की जरूरत नहीं होती। इस तरह प्लेसबो और नोसेबो हमें एक गहरी सीख देते हैं। वे यह बताते हैं कि विश्वास कोई निष्क्रिय चीज नहीं है जो बस हमारे दिमाग में बैठी रहती है, बल्कि यह एक सक्रिय शक्ति है जो हमारे दर्द को, हमारी ऊर्जा को और हमारी संपूर्ण सेहत को प्रभावित कर सकती है। और सबसे रोचक बात यह है कि यही सिद्धांत केवल बीमारी और इलाज तक सीमित नहीं रहता। जब हम व्यायाम, शारीरिक ताकत और फिटनेस की बात करते हैं, तब भी यही एक्सपेक्टेशन इफेक्ट उतनी ही मजबूती से काम करता है और कई बार हमारे प्रदर्शन की सीमाएं तय कर देता है। अगर आप किसी से पूछें कि किसी व्यक्ति की शारीरिक ताकत किन चीजों पर निर्भर करती है, तो अधिकतर लोग यही जवाब देंगे कि मांसपेशियों की ताकत, सहनशक्ति और नियमित कसरत सबसे महत्वपूर्ण है। और यह बात पूरी तरह गलत भी नहीं है।
इसमें कोई संदेह नहीं कि ये सभी चीजें जरूरी हैं, लेकिन इस किताब में जो शोध प्रस्तुत किए गए हैं वे इस विषय की एक और गहरी परत को उजागर करते हैं जिसके बारे में हम अक्सर सोचते ही नहीं। वे बताते हैं कि हमारी शारीरिक सीमाएं केवल मांसपेशियों से निर्धारित नहीं होती, उनका एक बड़ा हिस्सा हमारे दिमाग से भी जुड़ा होता है। यह इस बात से संबंधित होता है कि हम अपनी ताकत, अपनी क्षमता और अपने शरीर के बारे में क्या सोचते हैं और उससे क्या उम्मीद रखते हैं। इसे समझने के लिए एक पुराना लेकिन बहुत प्रसिद्ध अध्ययन देखिए। लंदन में डबल डेकर बसों पर काम करने वाले दो तरह के कर्मचारी होते थे, ड्राइवर और कंडक्टर। दोनों लगभग एक जैसी सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से आते थे और दोनों एक ही बस में काम करते थे, लेकिन उनके काम करने का तरीका पूरी तरह अलग था। ड्राइवर पूरे दिन अपनी सीट पर बैठकर बस चलाते थे। दूसरी ओर कंडक्टर पूरे दिन बस के अंदर चलते फिरते रहते थे। वे यात्रियों के टिकट काटते थे, ऊपर और नीचे की सीढ़ियों पर लगातार चढ़ते उतरते थे और बस में इधर उधर घूमते रहते थे। औसतन देखा जाए तो एक कंडक्टर हर दिन लगभग 500 से 750 सीढ़ियां चढ़ता उतरता था। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी शारीरिक गतिविधि है। जब शोधकर्ताओं ने इन दोनों समूहों की सेहत की तुलना की तो एक दिलचस्प अंतर सामने आया। कंडक्टरों में दिल की बीमारी का खतरा ड्राइवरों के मुकाबले लगभग आधा पाया गया। यह अध्ययन आधुनिक व्यायाम विज्ञान के इतिहास में एक महत्वपूर्ण आधार बन गया, क्योंकि इसने यह दिखाया कि रोजमर्रा की छोटी छोटी शारीरिक गतिविधियां भी हमारी सेहत पर गहरा असर डाल सकती हैं। लेकिन यहाँ एक्सपेक्टेशन इफेक्ट की एक और दिलचस्प परत सामने आती है। केवल शारीरिक गतिविधि करना ही काफी नहीं है, बल्कि हम उस गतिविधि के बारे में क्या सोचते हैं यह भी उतना ही महत्वपूर्ण हो सकता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक शोध में होटल में काम करने वाली कुछ महिलाओं को शामिल किया गया। उनका काम था पूरे दिन कमरों की सफाई करना, बिस्तर लगाना, फर्श पोंछना और कई बार भारी सामान इधर उधर करना। यह काम शारीरिक रूप से काफी मेहनत वाला था, लेकिन इन महिलाओं को लगता था कि यह तो बस हमारा रोजमर्रा का काम है, इसमें भला कसरत जैसी क्या बात है। तब शोधकर्ताओं ने उन्हें बैठाकर समझाया कि जो काम वे रोज करती हैं वही असल में अच्छी खासी फिजिकल एक्सरसाइज के बराबर है और इससे काफी कैलोरी भी जलती है। बस उन्हें यह जानकारी दे दी गई। उनके काम के तरीके में कोई बदलाव नहीं किया गया। लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद एक हैरान कर देने वाला परिणाम सामने आया। उन महिलाओं का वजन थोड़ा कम हो गया, उनका ब्लड प्रेशर बेहतर हो गया और उनकी समग्र सेहत में भी सुधार देखा गया। ध्यान देने वाली बात यह थी कि उनका काम बिल्कुल वही था, मेहनत भी वही थी। फर्क सिर्फ इतना आया था कि अब उनकी सोच बदल चुकी थी। यानी शरीर ने तब ज्यादा फायदा उठाया जब दिमाग को यह विश्वास हो गया कि यह गतिविधि वास्तव में कसरत है। अब बात करते हैं विजुअलाइजेशन यानी कल्पना की शक्ति। यह तकनीक खिलाड़ियों की दुनिया में बहुत समय से इस्तेमाल होती आ रही है। विजुअलाइजेशन का मतलब है किसी काम को वास्तव में करने से पहले उसे अपने दिमाग में स्पष्ट रूप से देखना, अपने मन में उसकी पूरी प्रक्रिया की कल्पना करना और मानसिक रूप से उसका अभ्यास करना। अमेरिकी तैराक माइकल फेल्प्स का नाम तो आपने जरूर सुना होगा, जिन्होंने ओलंपिक इतिहास में सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जीतकर एक अद्भुत रिकॉर्ड बनाया है। लेकिन उनकी सफलता के पीछे सिर्फ कठिन अभ्यास और शारीरिक ताकत ही नहीं थी, बल्कि एक खास मानसिक तकनीक भी थी। हर दौड़ से पहले वे एक खास आदत का पालन करते थे। वे अपनी पूरी रेस को पहले ही अपने दिमाग में देख लेते थे। पानी में हर हाथ का स्ट्रोक, हर मोड़, हर सांस और फिनिश लाइन तक पहुंचने का पूरा दृश्य वे अपने मन में बार बार दोहराते थे। यह केवल मन को शांत करने या आत्मविश्वास बढ़ाने का तरीका नहीं था, बल्कि इसका एक वास्तविक वैज्ञानिक प्रभाव भी होता है। एक प्रयोग में कुछ लोगों को 6 हफ्तों तक सिर्फ यह कल्पना करने को कहा गया कि वे वजन उठा रहे हैं। उन्होंने वास्तव में कोई वजन नहीं उठाया, बस रोजाना अपने मन में यही सोचते रहे कि वे भारी वजन उठा रहे हैं। अब आप सोच सकते हैं कि केवल सोचने से भला क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन जब 6 हफ्तों के बाद उनकी मांसपेशियों की ताकत को मापा गया तो परिणाम चौंकाने वाले थे। उनकी ताकत में लगभग 11% की वृद्धि देखी गई। यानी बिना वास्तविक व्यायाम किए
सिर्फ मानसिक अभ्यास के कारण उनकी ताकत बढ़ गई। यह दर्शाता है कि हमारा दिमाग हमारी मांसपेशियों की कार्यक्षमता को भी प्रभावित कर सकता है, भले ही हम वास्तव में कोई कसरत न कर रहे हों। इससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक उदाहरण है हिस्टेरिकल स्ट्रेंथ, जिसे संकट की ताकत भी कहा जाता है। आपने शायद ऐसी घटनाओं के बारे में सुना होगा जहां सामान्य लोग किसी खतरे के समय अचानक असाधारण ताकत दिखा देते हैं। एक वास्तविक घटना में एक युवती ने अपने पिता को बचाने के लिए उस भारी कार को उठा लिया जिसके नीचे वे दब गए थे। अब सोचिए, एक साधारण लड़की जो शायद नियमित रूप से जिम भी नहीं जाती हो, वह इतनी भारी कार कैसे उठा सकती है? सामान्य परिस्थितियों में यह लगभग असंभव लगता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसका कारण यह है कि सामान्य दिनों में हमारा दिमाग हमारी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं होने देता। वह एक सुरक्षित सीमा तय करके रखता है ताकि हमारी मांसपेशियां और हड्डियां सुरक्षित रहें और कहीं चोट या टूट फूट का खतरा न हो। लेकिन जब दिमाग को लगता है कि स्थिति बेहद गंभीर है, जैसे किसी की जान खतरे में हो, तब वह यह सुरक्षा सीमा हटा देता है और शरीर की छिपी हुई ताकत को सक्रिय कर देता है। इसका सीधा मतलब यह है कि हमारी शारीरिक सीमाएं केवल मांसपेशियों से तय नहीं होती। कई बार हमारा दिमाग ही तय करता है कि हम अपनी ताकत का कितना हिस्सा इस्तेमाल करेंगे। यहां यह समझना बहुत जरूरी है कि एक्सपेक्टेशन इफेक्ट का अर्थ यह नहीं है कि हमें बिना सोचे समझे जोखिम उठाने चाहिए या अपने शरीर को नुकसान पहुंचाने वाली सीमाओं तक खुद को धकेलना चाहिए। इसका असली मतलब यह है कि अगर हम अपने शरीर के बारे में बहुत सीमित धारणाएं बना लेते हैं, तो हमारा प्रदर्शन भी उसी के अनुसार सीमित हो जाता है। अगर हमें यह विश्वास हो जाए कि हम थक चुके हैं, तो दिमाग शरीर को ऊर्जा बचाने का संकेत देने लगता और हमारा प्रदर्शन धीमा पड़ जाता है। लेकिन अगर हमें महसूस हो कि हमारे अंदर अभी भी ऊर्जा बाकी है, तो शरीर उसी संकेत के अनुसार काम करता रहता है। इसी वजह से कुछ लोग लंबे समय तक काम करने के बाद भी सक्रिय और ऊर्जावान बने रहते हैं, जबकि कुछ लोग जल्दी थक जाते हैं। यह फर्क हमेशा शारीरिक क्षमता का नहीं होता, बल्कि कई बार यह मानसिक उम्मीदों का अंतर होता है। जो लोग यह मानते हैं कि वे मजबूत हैं और उनमें पर्याप्त ऊर्जा है, उनका शरीर भी उसी दिशा में काम करने लगता है। इसलिए व्यायाम और शारीरिक ताकत के संदर्भ में एक्सपेक्टेशन इफेक्ट हमें यह सिखाता है कि हम अक्सर अपने प्रदर्शन की सीमा पहले ही अपने दिमाग में तय कर लेते हैं। अगर हम अपनी क्षमता के बारे में संतुलित और सकारात्मक नजरिया रखें, तो शरीर भी उसी दिशा में सहयोग करने लगता है। अब जब खाने की बात आती है, तो अधिकतर चर्चा कैलोरी, फैट और कार्बोहाइड्रेट के इर्द गिर्द घूमती है। हम अक्सर यही सोचते हैं कि किसी भोजन में जितनी कैलोरी होगी, उसका शरीर पर उतना ही प्रभाव पड़ेगा। लेकिन इस किताब में प्रस्तुत शोध बताते हैं कि किसी भोजन का शरीर पर प्रभाव केवल उसके पोषण तत्वों से तय नहीं होता। उतना ही महत्वपूर्ण यह भी है कि हम उस भोजन के बारे में क्या सोचते हैं। इसी बात को समझने के लिए उसी मिल्क शेक प्रयोग को थोड़ा विस्तार से देखते हैं, जिसका उल्लेख पहले किया गया था। इस प्रयोग में कुछ लोगों को दो अलग अलग अवसरों पर बिल्कुल एक जैसा शेक दिया गया, लेकिन उस शेक के नाम और लेबल अलग थे। एक शेक को इंडल्जेंस नाम दिया गया और उस पर लिखा गया कि इसमें 620 कैलोरी हैं और यह हाई फैट है, यानी इसे एक मजेदार और भरपूर ट्रीट की तरह पेश किया गया। दूसरे शेक को सेंसी शेक कहा गया और उसे हल्का तथा कम कैलोरी वाला हेल्दी विकल्प बताया गया। असलियत यह थी कि दोनों शेक बिल्कुल एक जैसे थे। उनकी सामग्री, स्वाद और कैलोरी सब समान थे। जब परिणाम सामने आए तो वे बेहद दिलचस्प थे। जब लोगों ने उस शेक को इंडल्जेंस समझकर पिया, तो उनके शरीर में ग्रेलिन नाम के हार्मोन का स्तर तेजी से गिर गया। ग्रेलिन को भूख का हार्मोन कहा जाता है, क्योंकि यही हमें संकेत देता है कि हमें भोजन की जरूरत है। जब इसका स्तर कम होता है, तो शरीर को संकेत मिलता है कि उसे पर्याप्त भोजन मिल चुका है और अब वह ऊर्जा खर्च करने के लिए तैयार है। लेकिन जब उन्हीं लोगों ने वही शेक हेल्दी लेबल के साथ पिया, तो ग्रेलिन के स्तर में गिरावट बहुत कम हुई। इसका मतलब यह था कि उनका शरीर उतना संतुष्ट महसूस नहीं कर रहा था, भले ही उन्होंने बिल्कुल वही पेय पिया था। यह परिणाम दिखाता है कि केवल कैलोरी ही शरीर की प्रतिक्रिया तय नहीं करती।
हमारी सोच भी उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक और अध्ययन में लोगों को चॉकलेट दी गई और उन्हें बताया गया कि यह एक हेल्दी विकल्प है। जिन लोगों ने यह सोचकर चॉकलेट खाई कि यह हल्की और हेल्दी है, उन्हें खाने के बाद भी संतुष्टि महसूस नहीं हुई। वे कम तृप्त हुए और कुछ लोगों को तो खाने के बाद पहले से भी ज्यादा भूख लगने लगी। यह स्थिति थोड़ी अजीब लग सकती है, चॉकलेट खाने के बाद भी भूख लगना, लेकिन इसका कारण यही था कि दिमाग ने पहले ही मान लिया था कि यह हल्की चीज है और इससे पेट पूरी तरह नहीं भरेगा। यह दर्शाता है कि अगर हम किसी भोजन को डाइट फूड या हल्का भोजन समझते हैं, तो हमारा दिमाग उसे पूरी तरह संतोष देने वाली चीज नहीं मानता और शरीर भी उसी के अनुसार प्रतिक्रिया देता है। यह प्रभाव केवल भूख तक सीमित नहीं है। हमारी उम्मीदें इस बात को भी प्रभावित कर सकती हैं कि हमारा शरीर भोजन से पोषक तत्वों को कितनी प्रभावी तरह से अवशोषित करता है। अगर हमें विश्वास हो कि कोई भोजन हमारे लिए लाभदायक है, तो शरीर उसे अधिक सकारात्मक ढंग से प्रोसेस कर सकता है। इसके विपरीत, अगर हमें लगे कि यह भोजन हमारे लिए हानिकारक है, तो शरीर की प्रतिक्रिया भी उसी अनुसार बदल सकती है। यही कारण है कि भोजन को लेकर अपराधबोध महसूस करना कई बार डाइट से भी अधिक नुकसानदायक हो सकता है। अगर हम हर बार कुछ खाने के बाद यह सोचते रहें कि हमने गलती कर दी, हमें यह नहीं खाना चाहिए था, तो हमारा दिमाग तनाव की स्थिति में पहुंच जाता है। जब तनाव बढ़ता है, तो शरीर में कॉर्टिसोल जैसे तनाव हार्मोन बनने लगते हैं। यह हार्मोन शरीर के मेटाबॉलिज्म को धीमा कर सकते हैं। लंबे समय में इसका परिणाम यह हो सकता है कि वजन बढ़ने लगे और सेहत पर नकारात्मक प्रभाव पड़े। इसका मतलब यह है कि कई बार समस्या भोजन में नहीं होती, बल्कि भोजन के बारे में हमारी नकारात्मक सोच में होती है। लेखक यहाँ एक दिलचस्प विचार प्रस्तुत करते हैं, जिसे वे फूड पैराडॉक्स कहते हैं। यह वह स्थिति है जब हम भोजन को अत्यधिक नियंत्रित करने लगते हैं, हर चीज को तौलते हैं, हर निवाले से डरते हैं कि इसे खाऊं या नहीं, और खाने के बाद अपराधबोध महसूस करते हैं। ऐसी स्थिति में हमारे शरीर और दिमाग के बीच एक तरह का संघर्ष शुरू हो जाता है। दोनों एक दूसरे के साथ सहयोग करने के बजाय एक दूसरे के खिलाफ काम करने लगते हैं। लेकिन अगर हम खाने को एक संतुलित नजरिए से देखें और उसे खुशी और संतोष के साथ खाएं, तो शरीर भी उसी तरह हमारा साथ देने लगता है। तब पाचन से लेकर ऊर्जा के इस्तेमाल तक शरीर के अंदर होने वाली कई प्रक्रियाएं ज्यादा बेहतर तरीके से काम करती हैं। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि खाने में क्या है यह मायने ही नहीं रखता, या हम कुछ भी खा लें और फर्क नहीं पड़ेगा। बात सिर्फ इतनी सी है कि खाने का असर केवल इस बात से तय नहीं होता कि उसमें क्या क्या पोषक तत्व हैं, बल्कि इस बात से भी तय होता है कि हम उसके बारे में क्या सोचते हैं और कैसा महसूस करते हैं। हम क्या खाते हैं यह निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन उतना ही जरूरी यह भी है कि हम उस खाने के बारे में कैसा महसूस करते हैं। इसलिए जब हम यह समझ लेते हैं कि लेबल, उम्मीदें और हमारी धारणाएं हमारे मेटाबॉलिज्म को भी प्रभावित कर सकती हैं, तो इसके बाद एक और स्वाभाविक सवाल सामने आता है, और वह है तनाव और मानसिक ऊर्जा का। क्योंकि जिस तरह हम भोजन के बारे में कुछ मान्यताएं बना लेते हैं, ठीक उसी तरह हम तनाव और अपनी इच्छा शक्ति के बारे में भी कई धारणाएं बना लेते हैं, और कई बार यही धारणाएं हमारी असली क्षमता की सीमा तय करने लगती हैं। तनाव को आमतौर पर हम एक दुश्मन की तरह देखते हैं। बचपन से ही हमें यह सिखाया जाता है कि तनाव बुरा है, यह शरीर को नुकसान पहुंचाता है, हमारी सोचने समझने की क्षमता को कम करता है और लंबे समय में गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है। यह बात पूरी तरह गलत भी नहीं है, लेकिन इस किताब में जो शोध और प्रयोग बताए गए हैं, वे यह संकेत देते हैं कि तनाव का प्रभाव सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करता कि वह कितना ज्यादा है, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करता है कि हम उसे किस नजर से देखते हैं। अगर हम तनाव को एक खतरे की तरह देखते हैं, तो शरीर भी उसी तरह प्रतिक्रिया देता है। दिल की धड़कन तेज हो जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, पसीना आने लगता है और हम अंदर से घबराहट महसूस करने लगते हैं। लेकिन जब कुछ लोग उसी तनाव को एक चुनौती या अवसर की तरह देखते हैं, जब वे सोचते हैं कि यह दबाव मुझे और मजबूत बनाएगा,
और मैं इसे संभाल सकता हूं, तब शरीर की प्रतिक्रिया बदल जाती है। ऐसी स्थिति में दिल ज्यादा प्रभावी ढंग से काम करता है और कई बार प्रदर्शन भी बेहतर हो जाता है। इसका मतलब यह है कि तनाव हमेशा बुरा नहीं होता। उसका प्रभाव काफी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसे किस दृष्टिकोण से देखते हैं। इसी तरह इच्छा शक्ति यानी विल पावर के बारे में भी हमारी सोच बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। लंबे समय तक यह माना जाता रहा कि खुद पर नियंत्रण रखने की ताकत एक सीमित संसाधन है, बिल्कुल मोबाइल की बैटरी की तरह। जैसे फोन इस्तेमाल करते करते उसकी बैटरी खत्म हो जाती है, वैसे ही दिन भर फैसले लेते लेते और खुद को रोकते रोकते हमारी मानसिक ऊर्जा भी खत्म हो जाती है। यही कारण माना जाता है कि शाम तक हम ज्यादा थके हुए महसूस करते हैं और कई बार गलत फैसले भी ले लेते हैं। लेकिन जब वेरोनिका जॉब और उनके साथियों ने इस विषय पर गहराई से शोध किया, तो एक अलग ही सच्चाई सामने आई। उन्होंने पाया कि यह असर हर व्यक्ति पर एक जैसा नहीं होता। असल फर्क इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसके बारे में क्या मानते हैं। जो लोग यह मानते थे कि मानसिक ऊर्जा सीमित होती है और ज्यादा इस्तेमाल करने से खत्म हो जाती है, वे सच में कठिन काम करने के बाद जल्दी थक जाते थे। लेकिन जो लोग यह मानते थे कि मानसिक ऊर्जा खुद को फिर से भर सकती है और काम करने से बढ़ भी सकती है, वे ज्यादा देर तक ध्यान केंद्रित कर पाते थे और बेहतर प्रदर्शन करते थे। यह फर्क सिर्फ उनकी सोच तक सीमित नहीं था। जब उनकी असली परीक्षा ली गई, तब भी यही परिणाम सामने आए। जिन लोगों को बताया गया कि कठिन काम करने से मानसिक ऊर्जा घटती नहीं बल्कि बढ़ सकती है, वे वास्तव में ज्यादा देर तक टिके रहे और उन्होंने अपने काम को अधिक प्रभावी ढंग से पूरा किया। इससे साफ दिखाई देता है कि हमारी क्षमता की सीमा कई बार वास्तविक नहीं होती, बल्कि हमारे विश्वास और धारणाओं से बनी होती है। एक और दिलचस्प तथ्य यह है कि छोटे छोटे मानसिक अभ्यास, जिन्हें रिचुअल्स कहा जाता है, वे भी हमारे प्रदर्शन को प्रभावित कर सकते हैं। कुछ सरल आदतें, जैसे किसी महत्वपूर्ण काम से पहले गहरी सांस लेना, एक निश्चित तरीके से तैयारी करना या कोई छोटा सा नियम अपनाना, सब हमारे तनाव को कम कर सकते हैं और आत्मनियंत्रण को मजबूत बना सकते हैं। यह किसी अंधविश्वास की वजह से नहीं होता, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि ऐसे अभ्यास हमारे दिमाग को यह संकेत देते हैं कि हम तैयार हैं और स्थिति पर हमारा नियंत्रण है। जब दिमाग को यह संकेत मिलता है, तो वह शरीर को भी उसी दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता है। बुद्धि यानी इंटेलिजेंस के मामले में भी उम्मीदों का गहरा प्रभाव देखा गया है। आपको शायद पिग्मेलियन इफेक्ट वाला वह प्रसिद्ध प्रयोग याद होगा, जिसकी चर्चा हमने पहले की थी। उस प्रयोग में शिक्षकों को बताया गया कि कुछ बच्चे विशेष रूप से प्रतिभाशाली हैं। समय के साथ यह देखा गया कि उन बच्चों का प्रदर्शन वास्तव में बेहतर हो गया, जबकि शुरुआत में वे बाकी बच्चों की तरह ही थे। यहां भी वही सिद्धांत काम करता दिखाई देता है। उम्मीद ने व्यवहार को बदला और व्यवहार ने परिणामों को बदल दिया। यह बात इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि हम अक्सर अपनी काबिलियत को एक स्थिर और अटल चीज मान लेते हैं, जैसे वह कभी बदल ही नहीं सकती। अगर कोई व्यक्ति यह मान ले कि वह गणित में कमजोर है या लोगों के सामने बोल नहीं सकता, तो वह ऐसी परिस्थितियों से बचने लगता है जहां उसे चुनौती मिल सकती है, और यही बचने की आदत उसके विश्वास को और मजबूत कर देती है, क्योंकि उसे खुद को साबित करने का मौका ही नहीं मिलता। धीरे धीरे अपने बारे में यह धारणा इतनी गहरी हो जाती है कि उसे तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर वही व्यक्ति अपनी क्षमता को लचीला और विकसित होने वाला मानता है, अगर वह यह सोचता है कि अभी मैं कमजोर हो सकता हूं, लेकिन सीख कर बेहतर बन सकता हूं, तो उसकी प्रतिक्रिया पूरी तरह बदल जाती है। तब वह कठिनाइयों को असफलता का प्रमाण नहीं, बल्कि सीखने का अवसर समझने लगता है। इस एक छोटे से बदलाव से उसका व्यवहार बदल जाता है, मेहनत बढ़ जाती है और समय के साथ परिणाम भी बदल सकते हैं। इस तरह तनाव, इच्छा शक्ति और बुद्धि के इन उदाहरणों से एक बात साफ हो जाती है कि हमारी सीमाएं हमेशा जैविक या जन्म से तय नहीं होती। उनका एक बड़ा हिस्सा हमारी सोच, विश्वास और उम्मीदों से जुड़ा होता है। हम जो मानते हैं कि हम कर सकते हैं, वही अक्सर हमारी वास्तविक सीमा बन जाता है।
अब तक हमने देखा कि एक्सपेक्टेशन इफेक्ट हमारी सेहत, कसरत, भोजन, तनाव और प्रदर्शन को कैसे प्रभावित कर सकता है। लेकिन एक ऐसा क्षेत्र भी है जहां इसका प्रभाव शायद सबसे गहरा और सबसे लंबे समय तक रहने वाला होता है, और वह है उम्र और नींद के बारे में हमारा नजरिया। हम अक्सर उम्र को एक सीधी रेखा की तरह देखते हैं। जैसे जैसे साल बढ़ते जाते हैं, हमें लगता है कि ऊर्जा कम होती जाती है, याददाश्त कमजोर होती जाती है और शरीर धीरे धीरे धीमा पड़ने लगता है। हम मान लेते हैं कि यह एक तय प्रक्रिया है और इसमें कुछ बदला नहीं जा सकता। लेकिन इस किताब में प्रस्तुत शोध बताते हैं कि उम्र का अनुभव केवल जैविक प्रक्रिया नहीं होता, बल्कि वह मानसिक अनुभव भी होता है। मतलब यह कि हम उम्र के बारे में जो सोचते हैं वह भी हमारी सेहत और ऊर्जा को प्रभावित कर सकता है। जिन लोगों की यह धारणा होती है कि बढ़ती उम्र का मतलब गिरावट, कमजोरी और बीमारी है, उनमें वास्तव में शारीरिक और मानसिक गिरावट के लक्षण ज्यादा देखे गए हैं। लेकिन इसके विपरीत, जो लोग उम्र को अनुभव, परिपक्वता और समझदारी से जोड़ते हैं, वे बेहतर सेहत और अधिक सक्रियता दिखाते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि शरीर में बदलाव नहीं होते, बदलाव तो होते ही हैं, लेकिन हमारी सोच इन बदलावों की दिशा और गति को प्रभावित कर सकती है। जो लोग खुद को सक्रिय और सक्षम मानते हैं, वे सच में ज्यादा समय तक सक्रिय और सक्षम बने रहते हैं। इसी तरह नींद का विषय भी बहुत दिलचस्प है। बहुत से लोग खुद को नींद के मामले में कमजोर मान लेते हैं। वे सुबह उठते ही यह सोचने लगते हैं कि मेरी नींद पूरी नहीं हुई, मैं थका हुआ हूं, और यही सोच उनके पूरे दिन की ऊर्जा और ध्यान को प्रभावित करने लगती है। शोध में एक रोचक तथ्य सामने आया है कि लगभग 10 लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कंप्लेनिंग गुड स्लीपर्स कहा जाता है। यह वे लोग होते हैं जो मानते हैं कि उन्हें पर्याप्त नींद नहीं मिलती, जबकि स्लीप ट्रैकर या लैब टेस्ट यह दिखाते हैं कि वे वास्तव में अच्छी नींद ले रहे हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि यही लोग ज्यादा थकान, कम ध्यान और अधिक चिंता के लक्षण दिखाते हैं। इसके ठीक उलट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें नॉन कंप्लेनिंग बैड स्लीपर्स कहा जाता है। ये लोग वास्तव में कम सोते हैं, लेकिन उन्हें इसकी चिंता नहीं होती। वे सोचते हैं कि जितनी नींद मिली उतनी काफी है। ऐसे लोग अक्सर कम परेशानी महसूस करते हैं और सामान्य रूप से अपना दिन बिताते हैं। यह अंतर साफ साफ बताता है कि कई बार नींद के बारे में हमारी चिंता खुद नींद से ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। एक प्रयोग में तो यह बात और भी स्पष्ट हो गई। इस प्रयोग में लोगों को उनकी नींद के बारे में झूठा फीडबैक दिया गया। कुछ लोगों को बताया गया कि उनकी नींद खराब थी, जबकि वास्तव में वे अच्छी तरह सोए थे, और कुछ को बताया गया कि उनकी नींद बहुत अच्छी थी, जबकि असल में वे उतना अच्छा नहीं सोए थे। अगले दिन जब इन लोगों का मेमोरी और कैलकुलेशन टेस्ट लिया गया, तो जिन लोगों को बताया गया था कि उनकी नींद खराब थी, उन्होंने कमजोर प्रदर्शन किया। वहीं जिन लोगों को बताया गया था कि उनकी नींद अच्छी थी, उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया। यहां असली नींद तो वही थी, लेकिन परिणाम अलग थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें क्या बताया गया था। लेखक का निष्कर्ष यही है कि हमारा दिमाग केवल वास्तविक अनुभवों से ही प्रभावित नहीं होता, बल्कि उन अनुभवों के बारे में हमारी सोच और व्याख्या से भी प्रभावित होता है। अगर हम लगातार खुद को थका हुआ, कमजोर या बूढ़ा मानते रहते हैं, तो हमारा दिमाग उसी हिसाब से शरीर को संकेत भेजने लगता है, और धीरे धीरे वही सच बन सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम शरीर की वास्तविकताओं को नकार दें या उन्हें अनदेखा करें। बात बस इतनी है कि हमें अपनी सोच के प्रति सचेत और सजग रहना चाहिए। जब हम उम्र को गिरावट के बजाय अनुभव और समझदारी से जोड़ते हैं, या नींद को चिंता के बजाय आराम की नजर से देखते हैं, तो हमारा दिमाग अलग तरह से प्रतिक्रिया देता है और शरीर भी उसी के अनुसार काम करने लगता है। यही इस पूरी किताब का मूल सार है। हमारा दिमाग हर पल भविष्य की कहानी लिख रहा है और हम अनजाने में उसे उसकी स्क्रिप्ट दे रहे हैं। अगर यह स्क्रिप्ट डर, शक और नकारात्मकता से भरी होगी, तो हमारा जीवन भी उसी दिशा में ढलने लगेगा। लेकिन अगर यह स्क्रिप्ट संतुलित, सच्ची और सकारात्मक होगी, तो परिणाम भी अलग हो सकते हैं। तो इस किताब की सबसे बड़ी सीख यह है कि हमारी उम्मीदें केवल दिमाग में चलने वाले बेकार के विचार नहीं हैं। वे वास्तव में सक्रिय संकेत, एक्टिव सिग्नल्स हैं, जो हमारे शरीर,
हमारे प्रदर्शन और हमारे अनुभवों को दिशा देते हैं। हम हर परिस्थिति को नियंत्रित नहीं कर सकते, यह सच है, लेकिन हम अपनी सोच और नजरिए को जरूर बदल सकते हैं। और जब हम समझदारी से अपनी कहानी को बदलना शुरू करते हैं, तो हमारा दिमाग भी उसी नई दिशा में काम करना शुरू कर देता है। यही है द एक्सपेक्टेशन इफेक्ट की असली ताकत। तो दोस्तों, अगर आपको यह समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताइए कि इस किताब का कौन सा आइडिया आपको सबसे ज्यादा पावरफुल लगा। अगर आपकी जिंदगी में भी कभी ऐसा हुआ हो जब आपकी सोच ने आपके अनुभव को बदल दिया हो, तो वह अनुभव भी जरूर शेयर कीजिए। अगर आप ऐसी और किताबों की समरी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।